सीधा सा सवाल कि क्या नेहरू की गलती की वजह से बना पीओके? समझेगा सवाल को। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से पाक अधिकृत कश्मीर बना? क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती थी कि 75 साल से पीओके की कसक हर भारतीय के दिल में है? ये जो कसक शब्द है, ये प्रधानमंत्री ने इसका इस्तेमाल किया था जब उन्होंने कहा था कि पीओके की कसक आज भी मेरे दिल में है। तो क्या ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की गलती की वजह से 75 साल से पीओके की कसक हर भारतीय के दिल में है? और क्या नेहरू की वजह से कश्मीर स्पेशल केस बना? स्पेशल केस बन गया। भाई, सारी रियासतों का विलय भारत में हुआ, 565 रियासतों का विलय, लेकिन हैदराबाद जूनागढ़ को लेकर विवाद, लेकिन उनका भी विलय भारत में हुआ। लेकिन कश्मीर स्पेशल केस क्या नेहरू ने बनाया? जानते हैं आज ये सवाल हम लोग क्यों उठा रहे हैं? आज ये सवाल उठाने की कई वजह हैं, समझिएगा इसको। दरअसल पहली और सबसे बड़ी वजह यह कि आज ही के दिन 27 अक्टूबर, ध्यान से सुनिएगा, 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय सेना कश्मीर में दाखिल हुई थी और सेना के पराक्रम की वजह से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना था। जब कबालियों ने हमला किया था तो आज ही के दिन सेना ने खदेड़ा था पाकिस्तानी सेना और कबालियों को। दूसरी वजह यह है, ये आज का दिन 27 अक्टूबर, दूसरी वजह जानते हैं, वो ये है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर आज के दिन बड़ा संदेश दिया है। कहा है कि भारत बाल्टिस्तान और गिलगित तक पहुंचेगा, यानी कि एक तरीके से पीओके को लेकर यह सेना का प्रण है और अब पीओके पर रण होगा। तीसरी बड़ी वजह, दो वजह मैंने आपको बताई, तीसरी बड़ी वजह कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि आज अगर कश्मीर के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। ये किरण रिजिजू ने कहा है, कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आज कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ नेहरू हैं। किरण रिजिजू ने यह दावा किया कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जुलाई 1947, मतलब आजादी से एक महीना पहले ही कश्मीर में विलय के लिए तैयार थे, लेकिन नेहरू नीति की वजह से पाकिस्तान को कश्मीर पर हमले का मौका मिला। ये किरण रिजिजू ने बड़ा दावा किया। वो कह रहे हैं भाई इतिहास है, मैं तो बदल नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान के कबालियों को पाकिस्तान को हमले का मौका नेहरू नीति की वजह से मिला, क्योंकि उन्होंने विलय के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और पाकिस्तान ने कश्मीर के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया। और समझिए चौथी वजह क्या है जो आज हम ये सवाल उठा रहे हैं कि कश्मीर का शूल, नेहरू की 5 भूल, महबूबा मुफ्ती का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 370 के बिना जम्मू कश्मीर का रिश्ता भारत से अवैध है। ये लोग कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन हैं, मतलब इंडियन नीचे कंडीशन अप्लाई लिखते हैं कि अगर 370 है तब तो हम भारतीय हैं, तब तो कश्मीर भारत का है। अब 370 नहीं है तो कश्मीर का भारत के साथ विलय ही अवैध हो गया। फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा है कि टारगेट किलिंग नहीं रुकी तो कश्मीर 100% हिंदू विहीन हो जाएगा। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हम डिबेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले लेकिन एक चीज आप सोचिए कि रिजिजू के दावे के मुताबिक अगर 1947 में कश्मीर समस्या का हल हो जाता, अगर महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता, तो आज ये सब होता ही नहीं। ना पीओके होता, ना गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा होता, कुछ होता ही नहीं, ना कश्मीर विवाद होता, ना इस तरह के बयान आते, ना महबूबा मुफ्ती ये कह पाती संभवतः कि 370 हटा तो कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। क्या अब्दुल्ला पूछ पाते कि पीओके किसी के बाप का, क्योंकि पीओके तो है ही भाई भारत का, और वो होता अगर किरण रिजिजू की माने वो जो इतिहास बता रहे हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी अलग इतिहास बता रही है, वो ये कह रही है कि भाई महाराजा हरि सिंह जब कबालियों ने अटैक किया था तब महाराजा हरि सिंह जो है भारत के साथ विलय को तैयार हुए थे, इसी के इर्द गिर्द। लेकिन पहले बयान सुना देते हैं महबूबा मुफ्ती का, वो बयान जिसमें वो कह रही हैं कि भाई कश्मीर भारत का अवैध हो जाएगा अगर 370 एक तरीके से वैध है हटाने का फैसला। तो एक बार वो सुना दीजिए, फिर डिबेट शुरू करेंगे। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जायज मानते हो तो आपने 2019 को किया वो नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। या यह कहना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के साथ हमारा रिश्ता नाजायज है तो फिर 2019 ठीक है, या कहना पड़ेगा कि जायज है, फिर जो आपने हमसे छीना न सिर्फ वो वापस करना पड़ेगा बल्कि उसको सूद के समेत वापस करना पड़ेगा। मतलब सोचिए, कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता नाजायज है अगर 370 हटाने का फैसला सही है। कश्मीर के साथ भारत का रिश्ता नाजायज है, यही तो पाकिस्तान कहता है। पाकिस्तान भी तो यही कहता है कि कश्मीर का भारत के साथ रिश्ता नाजायज है, कश्मीर हमारा है, वो तो कहता है यही, और यही महबूबा मुफ्ती कह रही हैं। मेरे साथ सुशील पंडित साहब हैं, आप जानते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत आपका। माजिद हैदरी हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट है,
माजिद भाई आपका बहुत बहुत स्वागत, और साथ ही ताजिमदार पीडीपी के प्रवक्ता हैं ताजिम भाई, बहुत बहुत स्वागत। पहले तो मैं समझना चाहूंगा ताजिम भाई, स्टेटमेंट का मतलब कि इंडियन लेकिन कंडीशन अप्लाई, जैसे प्रोडक्ट्स में नीचे लिखा होता है ना कुछ कंडीशन अप्लाई, कि 370 है तो इंडियन है, 370 नहीं है तो इंडियन नहीं है, कैसे चलेगा सर? अगर आप समझा पाए ताजिम भाई बयान का मतलब मुझको। सर अनम्यूट कर लीजिए, शायद म्यूट, हाँ एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर। जी समझा दीजिए ताजिम भाई। बहुत शुक्रिया अमन जी। जी धन्यवाद सर। अमन जी, देखिए अगर आप चीजों को सिर्फ किसी एक ही आईने से देखने की कोशिश करेंगे तो आपको आईना वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं। आपको इस चीज को मानना है कि आज आप पंडित नेहरू जी को कोस रहे हैं, जो एक कुछ लोग, और ये कहने की कोशिश करते हैं कि पंडित नेहरू जी की गलतियां थी। मैं तो पहले ये कह दूं कि वो जब छोटा बच्चा है जिसको माँ बाप पाल पोस के बड़ा करते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है तो वही बच्चा माँ बाप को कोसना शुरू कर देता है कि इस माँ बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। वैसी ही हालत आज मैं बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की देख रहा हूँ। अगर आज पंडित नेहरू ना होते, अगर आज शेख अब्दुल्ला साहब ना होते तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कभी ना होता। आज आप लोगों को और हम लोगों को डल लेक घूमने के लिए पासपोर्ट लेके जाना पड़ता। सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन पंडित नेहरू जी की जो है वो इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर को मिलाना है। अब वो किन सूरत हाल में हुआ, कैसे हुआ? महाराजा हरि सिंह थे उस वक्त मेहरचंद महाजन जो थे वो प्रधानमंत्री थे जम्मू कश्मीर के। ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। जब यहाँ पे स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को की वायलेशन पाकिस्तान ने की तो उसमें कबायलियों का हमला हुआ। उस हमले के दौरान जिस तरह से कश्मीर के कश्मीरी ने, जिसमें मकबूल शेरवानी रहे हों या कोई भी लोग रहे हों, उन लोगों ने इस जो हमला किया गया कश्मीर के ऊपर उसका जोर शोर से मुकाबला करने की कोशिश की और किया। लेकिन उसके साथ साथ महाराजा हरि सिंह ने पंडित नेहरू जी से बात की और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे उस गवर्नर जनरल, उनके साथ उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया। उसके बाद यहाँ पे फोर्सेज उतारी गई और फोर्सेज ने आके, अगर आज आप किसी भी तरह का सवालिया निशान पंडित नेहरू जी की कैपेबिलिटी के ऊपर लगाते हैं तो वो निशान हिंदुस्तान की उस फौज के ऊपर भी आप लगाते हैं जो फौज जम्मू कश्मीर में उतर के जिसने कबायलियों को यहाँ से खदेड़ा और जम्मू कश्मीर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। लेकिन अफसोस ये होता है कि जिस तरह से आज एक नैरेटिव उल्टा सेट करने की कोशिश की जाती है और हिस्ट्री को वॉश आउट करने की कोशिश की जाती है, वो एक बड़ी ही बदकिस्मत है और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट पार्ट है। इसलिए मैं मानता हूं कि आप, और जब हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ महाराजा हरि सिंह ने किया, ये हमने नहीं किया, कि महाराजा हरि सिंह जी ने किया। और महाराजा हरि सिंह जी ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, इट वाज कंडीशनल, इट वाज अ कंडीशन विद 3 डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद जब आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आई 1951 में गालिबन नए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, और उसी को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद जब जम्मू, आपको ये जानकर जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदुस्तान का जब आइन बना, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, उसमें जम्मू कश्मीर से भी शेख साहब, मोतीलाल वगैरह और दो लोग और जो थे, जिन लोगों ने वहां सिग्नेटरी हैं उस वक्त हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उनके पास ये डिस्टिंक्शन हासिल है कि वो उस वक्त जम्मू कश्मीर के आइन फ्रेम करने के लिए 1951 में जब यहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, जब यहाँ का आइन बना, वो वहां पे भी जब यहाँ का आइन बना गया, उस आइन में सबसे पहला जो लफ्ज ऐड किया गया वो ये किया गया कि जम्मू कश्मीर शैल रिमेन द पार्ट ऑफ इंडिया और इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसको कोई भी कभी भी कोई चीज, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस वक्त पंडित नेहरू जी की। और उस वक्त उनका ये कहना, आज उनको आप ये कहने शुरू करें, और मुझे ये फख्र है कि मैं उस फैमिली से आता हूं जिन्होंने ताजिम भाई, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका ताजिम भाई, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैं एक सीधा सवाल, उसका सीधा जवाब दीजिएगा। सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ गए हैं। एक सीधा सवाल, क्या जुलाई 1947 में, आजादी से 1 महीना पहले, ध्यान से सवाल को सुनिएगा, सोच का जवाब दीजिएगा, क्या जुलाई 1947 में महाराजा हरि सिंह ने विलय का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया था और उस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया था? क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं? यहाँ पे अमन जी, आप बातों को देखें, हिस्ट्री को आप जिस तरह से देखें, हम ये कहें कि आप हिस्ट्री को, एक आदमी को आप बैठा दें, उसको कहें आप इसके प्रो बोलिए, दूसरे को
नहीं, हिस्ट्री सर, हिस्ट्री ना मैं बदल सकता हूं ना आप मुझे कह दीजिए। ताजिम भाई एक एक करके, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई एक मिनट, ताजिम भाई मैं आ रहा हूं, एक मिनट, ताजिम भाई एक एक करके बोलेंगे, हो सकता है दर्शक समझ पाए। एक मिनट ताजिम भाई, एक मिनट। सुधांशु त्रिवेदी भी एक सवाल बस, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जितने भी लोग देश नहीं झुकने देंगे देख रहे हैं, आप कह दीजिए अमन चोपड़ा का फैक्ट गलत है। क्या जुलाई 1947 में आजादी से 1 महीना पहले महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर विलय का प्रस्ताव नेहरू को दिया था और नेहरू ने वो ठुकरा दिया था, हां या ना? मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले उसकी गहराई में तो जाइए, पहले बात क्या थी, यानी कि दिया था, क्या थी, सिचुएशन यानी कि दिया था, मैंने कहा कि दिया था, उससे पहले वो स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर चुके थे दोनों, इंडिया और पाकिस्तान के साथ। यानी कि सर बस वही मेरा सवाल था और कुछ नहीं था। नहीं सर नहीं, अब आप समझ गए ताजिम भाई, सुधांशु त्रिवेदी, बस मेरा एक यही सवाल था, ये मर्म है मेरे सवाल का कि ये मेरे मर्म है। महाराजा हरि सिंह ने दो बार प्रस्ताव दिया कश्मीर विलय का, दो बार ठुकराया गया। किरण रिजिजू कह रहे हैं वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में, शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाने के चक्कर में। अच्छा नहीं ठुकराया गया। सुधांशु त्रिवेदी को बोलने दे सर, आपने 4 मिनट बोला है, एक एक करके बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। सुधांशु त्रिवेदी जी ताजिमदार हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे हैं नेहरू की वजह से तो कश्मीर भारत में है, और आप लोग कहते हैं नेहरू की वजह से पीओके है। अब मैं अमन जी, जो आपने सवाल पूछा कि नेहरू जी ने वो प्रस्ताव क्यों ठुकराया था, मैं उसका उत्तर देता हूं। मौलाना आजाद जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 1946-47 में, जिस समय देश का पार्टीशन और स्वतंत्रता हुई, और जो कांग्रेस के आखिरी मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये भी कह दूं क्योंकि इधर बहुत मुद्दा बनाया जाता है, उन्होंने अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम में यह लिखा है कि जब शेख अब्दुल्ला महाराजा हरि सिंह के खिलाफ एक आंदोलन चला रहे थे 1946-47 में, तो शेख अब्दुल्ला ने को गिरफ्तार कर लिया था महाराजा हरि सिंह ने। नेहरू जी बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, क्योंकि एक फैक्ट जान रखिए, नेहरू 15 अगस्त 47 को प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार की बागडोर नेहरू जी के हाथ में आ गई थी। उसके लिए पर्सनली गए दबाव बनाने श्रीनगर पे, जिससे महाराजा हरि सिंह चिढ़ गए थे। यह किसने लिखा है? मौलाना आजाद ने। और उन्होंने लिखा कि हम लोगों को भी यह बात बुरी लगी और मैंने यह समझाने का प्रयास किया नेहरू को कि यह समय बुरा मानने का नहीं है, बल्कि कश्मीर के मामले को सॉर्ट आउट करने का है। अब दूसरा आपको उदाहरण देता हूं। उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बाद में नेहरू जी की सरकार के मंत्री रहे वीएन गाडगिल, उन्होंने अपनी किताब द गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में लिखा है कि महाराजा हरि सिंह तो भारत में विलय करने के लिए तैयार थे, परंतु नेहरू जी उसमें रुचि नहीं ले रहे थे। यह कौन कह रहा है? नेहरू का मंत्री। अब तीसरा आपको उदाहरण बता दें, आपने मेहरचंद महाजन जी का नाम लिया, जो उस समय कश्मीर के प्रधानमंत्री थे, बाद में भारत के चीफ जस्टिस भी बने। उन्होंने अपनी किताब द लुकिंग बैक में लिखा कि 24 अक्टूबर 1947 को वो विलय का पेपर लेकर आ गए। 2 दिन तक नेहरू जी निर्णय नहीं किए, क्योंकि उनकी शर्त यह थी कि शेख अब्दुल्ला को सत्ता सौंपी जाए, उसके बाद ही वो विलय पे साइन करेंगे। और जब मेहरचंद महाजन जी ने कहा कि श्रीनगर पे कबायलियों का कब्जा हो जाएगा, तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, उन्होंने लिखा कि नेहरू कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, कब्जा हो जाएगा फिर भी छुड़वा लेंगे। तो महाजन ने कहा कि वो जो तबाही होगी उसकी भरपाई कैसे होगी। उसके बाद महाजन ये कहते हुए उठने लगे कि अगर आप तुरंत सेना भेजने को तैयार नहीं है तो मैं जिन्ना के पास जाता हूं कि यदि वो श्रीनगर में फंसे हुए हिंदुओं को सेफ पैसेज दे सके तो सरदार पटेल ने बकौल महाजन जी बगैर नेहरू जी की तरफ देखे कहा कि आप पहुंचिए और हम सेना भेज रहे हैं। अब मैंने मौलाना आजाद को कोट कर दिया, नेहरू जी के मंत्री को कोट कर दिया, और उस समय के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के, जो भारत में बाद में भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, उनको कोट कर दिया। अब इसमें और एक फैक्ट ये कह देता हूं, जो कोई भी व्यक्ति कोट अनकोट सब छोड़िए, अगर रियासतों के विलय का महकमा सरदार पटेल के पास था तो केवल कश्मीर नेहरू ने अपने पास क्यों रखा? यह अपने आप में संदेह पैदा करता है। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस बना ही 24 अक्टूबर 45 को था। सन 47 तक जरा मुझे रिसर्च करके बताइएगा कितने मुद्दे गए थे यूनाइटेड नेशंस में। कोई मान्यता नहीं थी यूएन की 47 तक, उसे कोई मानता नहीं था, ना चाइना मान रहा था, ना सोवियत ब्लॉक मान रहा था। हम खामखा में चल दिए, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। और एक और उदाहरण बता दीजिएगा, कभी ऐसा उदाहरण जब बड़ा मुल्क और जिसकी फौज जीत रही हो यूएन में गया हो।
हम ही ने यह महान काम करके दिखाया। इसलिए अगर कॉमन सेंस यानी सहज बुद्धि से देखें अथवा उस जमाने के रेफरेंसेस से देखें तो दूध का दूध पानी का पानी दिख जाता है। क्यों मुझे क्यों का जवाब कोई, सुशील पंडित जी आप क्यों का जवाब दीजिए। दो बार महाराजा हरि सिंह के प्रस्ताव को क्यों ठुकराया? क्या नेहरू चाहते थे कश्मीर विवाद, वो क्यों चाहेंगे भाई, देश के पहले प्रधानमंत्री, वो क्यों चाहेंगे कश्मीर का विवाद बना रहे? दो बार प्रस्ताव को क्यों ठुकराया गया? ये इतना बड़ा आरोप है। 24 अक्टूबर और जुलाई 1947 दो बार प्रस्ताव, महाराजा हरि सिंह विलय को तैयार बैठे हैं। विलय हो जाता तो आज ये सब होता ही नहीं, हम लोग डिबेट ही नहीं कर रहे होते, ना कश्मीर का नरसंहार होता, ना पीओके होता, ना गिलगित बाल्टिस्तान होता, ये सब कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं हुआ वो? अमन जी, ये विलय के प्रस्ताव केवल और केवल इसलिए ठुकराए गए क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने शेख अब्दुल्ला को बिना शर्त सत्ता सौंपने से थोड़ा गुरेज किया। वो राजद्रोह का मुकदमा झेल रहे थे। शेख अब्दुल्ला एक तासुबी सोच के इंसान थे। उन्होंने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई थी। वो जिन्ना के साथ सीक्रेट पार्लेज कर रहे थे। उन्होंने मिर्जा अफजल बेग को कराची भेजा था जिन्ना से बातें करने के लिए और शर्तें मनवाने के लिए। वो लगातार तीनों स्तरों पर बातचीत किए हुए थे, अपनी शर्तें देख रहे थे कौन जल्दी कैसे मानेगा। ऐसे व्यक्ति को आप कैसे जम्मू कश्मीर की बागडोर सौंप देते? और जब आक्रमण हो गया था, 24 अक्टूबर को आक्रमण हुए, तीसरा दिन था, अगर इन्हें जम्मू कश्मीर की इतनी परवाह होती तो सेना भेज के क्यों नहीं मदद करते? 26 अक्टूबर को एक पुस्तक लिखी है हरिशंकर झा ने, राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री। उसमें बाद में जो फील्ड मार्शल बने सैम मानेकशॉ, उस समय वो लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ थे। वो मिलिट्री हेडक्वार्टर्स का रिप्रेजेंटेटिव बन करके उस वार्ता में आए थे जिसको लॉर्ड माउंटबैटन ने बुलाया था, जिसमें प्रधानमंत्री नेहरू, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह और गृह मंत्री उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल शामिल हुए थे। और उसमें बकौल जनरल मानेकशॉ ये कहा जाता है कि लॉर्ड माउंटबैटन पूछते हैं नेहरू से कि अब तो शेख अब्दुल्ला स्वयं प्रस्ताव लेकर आए हैं, वो एक एंटी रूम में है, आप कश्मीर की मदद करेंगे, सेना भेजकर उसे बचाएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू, ये फील्ड मार्शल मानेकशॉ कहते हैं कि कहने लगे युद्ध की विभीषिका होती है, दुनिया अभी विश्व युद्ध से निकली है, युद्ध से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, क्या हमको संयुक्त राष्ट्र संघ का उपाय सोचना? इस पर खींच कर सरदार पटेल ने पूछा, जवाहर तुम्हें कश्मीर चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हाँ चाहिए, तो स्वयं सरदार पटेल पलटकर फील्ड मार्शल मानेकशॉ को कहते हैं, नाउ यू गॉट द ऑर्डर्स, गो मोबिलाइज द ट्रूप्स एंड डिफेंड कश्मीर। ये इंटरव्यू राइवल वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, प्रेम शंकर झा जो किसी सूरत से संगी नहीं है, वो अपने इंटरव्यू में फील्ड मानेकशॉ से पूछते हैं और वो वहां लिखते हैं। क्या बतलाता है ये? कि कश्मीर पर एक बहुत गंभीर अपराध किया गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। और ये केवल एक अपराध नहीं था जो उन्होंने अपने प्रधानमंत्री रहते हुए इस देश के प्रति किए हैं, और इन अपराधों के बावजूद उन्होंने खुद को भारत रत्न दे डाला। यस एग्जैक्टली, मुझे ये समझना है जो अभी सुधांशु त्रिवेदी ने बोला, मुझे जो ये समझना, माजिद भाई मैं आपसे समझूंगा, जो सुधांशु 560 से ज्यादा 565 रियासतों का भारत में विलय हुआ, कोई स्पेशल केस नहीं बना। कश्मीरी स्पेशल केस जिसको लेकर आज महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, जो अभी ताजिम डार जी भी कह रहे हैं कि 370 अगर हटाना अवैध है तो हमारा रिश्ता ही अवैध है। ये जो स्पेशल केस है ये कैसे बन गया? कश्मीर स्पेशल केस कैसे बना? कोई रियासत का नहीं, हैदराबाद जूनागढ़ तक जो है वो आ गए थे। क्या हुआ था माजिद भाई? और आज जो कहते हैं कि 370 खत्म तो हमारा रिश्ता खत्म, एक पुल है 370। माजिद हैदरी बोलिए आप। अमन भाई, सबसे पहले तो शौर्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हम सबों को, आप सबों को, और सुधांशु भाई आपको भी, आप सबों को मुबारक, हम सबों को मुबारक। देखिए, नेहरू जी पे बात करने से पहले हम एक चीज भूल जाते हैं कि अगर नेहरू जी नहीं होते देश आजाद नहीं होता। जब हम नेहरू जी पर उंगली उठाते हैं तो हम भगत सिंह पर उंगली उठाते हैं, हम रानी की झांसी पर उंगली उठाते हैं, हम मंगल पांडे पर उंगली उठाते हैं। आप कहेंगे कैसे?
क्योंकि जब लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आजादी का फैसला किया तो उनने जवाहरलाल नेहरू से किया, उनने किसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी से नहीं किया जो हिंदू महासभा के लीडर थे, जो कभी स्वतंत्रता सेनानी भी नहीं थे। तो सबसे पहले अगर हमने आज बात करनी है, सबसे पहले हम 2 मिनट आदर तो करें उस नेहरू जी का जिसने इस देश को इस लायक बनाया कि हम आज आजाद हैं, और इतने आजाद हैं कि हम उसी प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसने हमें फिरंगियों से आजादी दिलाई, हमें जुल्म से आजादी दिलाई, हमें अस्वतंत्र बनाया बात करने के लिए। इसके बजाय कि हम उस इंसान का शुक्रिया करें और सुधांशु जी उनको कोटि कोटि प्रणाम करें, हम यहां पे आज उंगली उठा रहे हैं भगत सिंह पर, हम उंगली उठा रहे हैं रानी की झांसी की रानी पर, और हम उंगली उठा रहे हैं मंगल पांडे पर। थोड़ी पहले हम शर्म करें। और दूसरी बात अब आप सुने, आज आपको नेहरू जी की गलतियां, कोट अनकोट गलतियां याद कैसे पड़ी? ये जो आप आज नींद से जागे गुजरात के इलेक्शन से पहले कि आपको आज प्रेम उगड़ आया है, पीओके भी कोई जगह है, गिलगित बल्तिस्तान भी कोई जगह है। सुधांशु जी 5 अगस्त 2019 को जब माननीय गृह मंत्री जी ने बात की थी पीओके की, उसके बाद 3 वर्षों तक तो आपके मुंह पे ताला लगा था, आपके मुंह पे दही जमा था। क्या वजह थी कि गुजरात के इलेक्शन के टाइम आपको नेहरू जी की गलतियां याद पड़ गई, आजाद होना आप भूल गए? क्या इसकी यही वजह है कि सावरकर फिरंगियों का साथी था और आपको शायद परेशानी है कि देश आजाद क्यों हुआ? आज अब माफी मांगनी पड़ेगी आपको इस मंच पे कि आपने अपमानित किया है देश के स्वतंत्रता सेनानियों को, देश की आजादी की जंग को आपने अपमानित किया है। उस नेहरू जी को जिसने अपनी जिंदगी जेल में गुजारी और डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, माफीनामे नहीं लिखे, माफी मांगिए आज आप। बहुत हो गया, बहुत हो गया आप लोगों का मजाक यहाँ नेहरू जी का, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, जवाब चाहिए आपका। मैं समझ रहा हूं इस चीज को। माजिद क्योंकि आप मैं एक ही लाइन में जवाब देता हूं। आप माजिद अदरी सुनिए। अच्छा हाँ बोलिए। बहुत हो गया आपका भाषण, एक लाइन पूछता हूं सिर्फ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नेहरू ने 1857 को क्या लिखा? स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह? बोलिए, जवाब दीजिए। भाषण देते हैं, स्वतंत्रता संग्राम क्या फर्क पड़ता है उससे? सिपाही म्यूटनी लिखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया में और मंगल पांडे से कनेक्ट कर दिया आपने। और सुनिए दूसरी बात, बहुत बड़ा स्वतंत्रता संग्राम लड़ रहे थे ना, तो काहे लॉर्ड माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टी बनाने गए थे मई 48 में, पारिवारिक छुट्टी, अत्यंत मधुर संबंध माउंटबेटन के साथ। तीसरा आपका फैक्ट क्लियर कर दूं, माउंटबेटन ने स्वतंत्रता बातें मत कीजिए, अश्लील बातें मत कीजिए उस समय। सुधांशु जी अश्लील बातें मत कीजिए। अश्लील नहीं कर रहा हूं, अत्यंत मधुर संबंध। अश्लील नहीं कर रहा हूं, अत्यंत मधुर संबंध। सुनिए माजिद हैदरी जी, मैं ऐसी कोई बात हवा में नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलना चाहता, दर्शकों से कहता हूं। M.O. मथाई, प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, रेमिनिसेंस ऑफ नेहरू एरा। अरे जाके पढ़ लीजिए, ज्यादा ना हो तो पेज नंबर 190 से 2010 तक पढ़ लीजिएगा, शील और अश्लील समझ में आ जाएगा। मैं नहीं बोलना चाहता यहां पब्लिक के ऊपर। माजिद हैदरी जाके पढ़ लीजिएगा, कोई बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। और भारत की आजादी पर हस्ताक्षर जिसने किए, लेडी माउंटबेटन की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, और क्या करेंगे? एक माजिद भाई, मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, जाके खुद पढ़िए, नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी ने लिखा है। अरे और क्या लिखेंगे भाई? लेडी माउंटबेटन की बेटी एडविना माउंटबेटन ने लिखा है कि मेरी मदर के साथ उनकी बड़ी नजदीकी थी, बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अपनी किताब में लिखा। मैं उसमें नहीं जाना चाहता डिटेल में, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं जनाब, क्लेमेंट एटली जिन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पे साइन किया, उन्होंने स्वतंत्रता का श्रेय किसको दिया? उन्होंने खुद स्वतंत्रता का श्रेय दिया सुभाष चंद्र बोस को, और गांधी जी को उन्होंने बहुत मिनिमम बोला। यह बात लिखी है पीबी चक्रवर्ती ने, जो बंगाल के गवर्नर और बंगाल के चीफ जस्टिस थे। 1956 में क्लेमेंट एटली भारत के दौरे पर आए और उनसे बातचीत के आधार पर बंगाल के चीफ जस्टिस ने लिखा, कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूं। और जो आप कान यूं यूं कर रहे हैं ना, अरे साहब नेहरू जी के खुद के लिखे हुए लेटर्स हैं, मैं नहीं जाना चाहता आप जो अश्लील करें, खुद के लिखे लेटर्स जो 1983 में इंदिरा जी की सरकार में प्रकाशित हुए और नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में लिखे हैं, उसमें उन्होंने एडविना माउंटबेटन को जिस ढंग से संबोधित किया है वो जाके खुद पढ़ लीजिए। ऐसे बगैर पढ़े हुए मत बोला करिए भाई। आज के जमाने में सूचना का अधिकार के साथ साथ इतनी इंफॉर्मेशन सबके पास है, वो पर्सनल पे छोड़िए, मैं नेहरू जी के पर्सनल उस पर नहीं जाना चाहता, मैं राजनीतिक विषय पे रहना चाहता हूं। मैं राजनीतिक विषय में पूछना चाहता हूं कि यह बताइए कि जिस समय हम पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जीत रहे थे, पाकिस्तान ने फौज का प्रयोग किया था जो विभाजन की शर्तों के खिलाफ था, तो हमने फौज का प्रयोग क्यों नहीं किया? और जब उसके पास हथियार नहीं थे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नहीं थी, हमारे पैसे से हथियार खरीद रहा था, तो हमने 55 करोड़ की दूसरी किस्त क्यों दी कि हमारे पैसे से हथियार खरीद के हम पे अटैक करें? ये सवाल सिर्फ महान बनने का जवाब सुनिए, आप जवाब का जवाब, इस सवाल का जवाब शायद एक मिनट मेरे को ब्रेक पर जाने, ब्रेक के बाद माजिद हैदरी, मेरी ब्रेक पर जाने की मजबूरी है, लेकिन जीतती हुई सेना का संघर्ष विराम
जीतती हुई सेना का संघर्ष विराम, ये इस सवाल का जवाब तो शायद किसी के पास नहीं होगा कि जीतती हुई सेना ने संघर्ष विराम कर दिया। ये तो संभवतः हुआ ही नहीं कभी, और मौका तो 71 में भी था जब 90,000 युद्ध बंदियों को भी चली गई जीतती हुई सेना का संघर्ष विराम, सेना जीत रही और सीज फायर कर दिया। इसका जवाब तो आपके पास भी नहीं होगा माजिद भाई। और फिर वो 71 में भी 90,000 युद्ध बंदियों के वहां पर भी हम डील कर सकते हैं। तो तमाम चीजें थी, और आपको तो बुरा लगेगा नेहरू जी के खिलाफ, उनके खिलाफ कोई नहीं बोल रहा, लेकिन भूल पर बात करने से ही, इतिहास की गलतियों को बात करने से ही हम भविष्य को संवार पाते हैं ना। और आपको बुरा इसलिए लगेगा कि उनकी वजह से स्पेशल केस हुआ और आप लोग आकर स्पेशल और 370 कह पाते हैं। मेरी छोटा सा ब्रेक की मजबूरी है, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होऊंगा। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, सुशील भाई आऊंगा, ताजिम भाई आऊंगा, छोटा सा ब्रेक। लगा कि 400 वैगनर लड़ाके जेलेंस्की की हत्या करने की पहुंच गए थे। पुतिन के ये लड़ाके किराए के लड़ाके हैं जो जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं, और इसीलिए वैगनर ग्रुप का नाम सुनकर यूक्रेन के हाथ पैर फूल जाते हैं। और अब तो उसकी मुसीबत डबल होने का चांस है, क्योंकि खबर है कि बेरोजगार हो चुके अफगानिस्तान के सैनिकों को वैगनर ग्रुप तैयार कर रहा है, और यूक्रेन जंग में उनका अपने जानी दुश्मन तालिबान से सामना होगा। उधर भारत से दोस्ती निभाते हुए ग्रीस ने पाकिस्तान को जबरदस्त झटका दिया और उसे F-16 फाइटर जेट बेचने से साफ मना कर दिया। पाकिस्तान ने हाल ही में ग्रीस से F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की इच्छा जताई थी, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान की F-16 लड़ाकू विमान खरीदने की मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान की एयरफोर्स के पास F-16 ही सबसे तगड़ा जेट है, लेकिन उसके लगभग सभी F-16 विमान पुराने वर्जन के हैं और उन्हें भी रिपेयरिंग की जरूरत है। वहीं ग्रीस के पास सबसे लेटेस्ट वर्जन के F-16 फाइटर जेट मौजूद हैं। मगर फिर भी ग्रीस ने पाकिस्तान को विमान बेचने से इनकार कर दिया। ग्रीस के पास इसकी कई वजह भी हैं। वो भारत का दोस्त तो है ही, उसकी अपनी भी जरूरतें हैं। ऊपर से आजकल उसकी अपने पड़ोसी और नेटो के दूसरे सदस्य तुर्की से जबरदस्त टेंशन चल रही है, और पाकिस्तान उसी तुर्की का दोस्त है। ऐसे में ग्रीस को पाकिस्तान पर रत्ती भर विश्वास नहीं। फिर यूक्रेन की जंग कब क्या मोड़ ले उसका भी कुछ पता नहीं। इसलिए ग्रीस पाकिस्तान को F-16 जैसा चौथी पीढ़ी का बेहद ताकतवर मल्टी रोल लड़ाकू विमान देने को तैयार नहीं। इस बीच दावा है कि डोनेस्क में यूक्रेन के हाथों मुंह की खा रहे रूस ने वहां बदला लेने के लिए फास्फोरस बम दाग दिए। यूक्रेन का कहना है कि जब डोनेस्क में रूस से कुछ करते नहीं बन रहा, तो उसने इंसान की चमड़ी तक गला देने वाले खतरनाक फास्फोरस बम फिर बरसाने शुरू कर दिए हैं, जिनका सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए सोशल मीडिया पर फास्फोरस बम का एक वीडियो भी शेयर किया गया। वीडियो को देखकर ऐसे लगा जैसे किसी ने पटाखे छोड़ दिए हों, लेकिन वो आतिशबाजी नहीं बल्कि शोलों की ऐसी बरसात थी जो आसमान से मौत बनकर बरस रही थी। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है। जब ये सफेद फास्फोरस केमिकल हवा में मौजूद ऑक्सीजन से मिलता है तो खुद ब खुद सुलग उठता है। उससे जोरदार आवाज के साथ हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है, इसलिए ऐसा लगता है जैसे पटाखे फूट रहे हों। लेकिन ये घना सफेद धुआं इतना खतरनाक होता है कि इंसान के फेफड़े जवाब देने लगते हैं, इंसान की चमड़ी भी गल जाती है। रूस पर इससे पहले भी यूक्रेन में फास्फोरस बम गिराने के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन ने मई में भी दावा किया था कि रूस मारियोपोल में अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर कब्जा करने के लिए फास्फोरस बम को हथियार बना रहा है। तब भी उस हमले का वीडियो सामने आया था। उधर यूक्रेन युद्ध से सबक लेते हुए चीन अपनी ड्रोन आर्मी की ताकत बढ़ाने में जुट गया, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में एक बेहद घातक हथियार के तौर पर उभरा ड्रोन कई मौकों पर अपना लोहा मनवा चुका है। और पिछले दिनों ईरान का आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 यूक्रेन पर कहर बनकर टूटा। इसकी मदद से पुतिन की सेना ने राजधानी कीव समेत कई शहरों में ऐसा तांडव किया कि वहां से आग के बवंडर उठते दिखाई दिए। दूसरी तरफ जेलेंस्की की फौज ने भी तुर्की से मिले खतरनाक बायरख्तार TB2 ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से कई मोर्चों पर पुतिन की सेना को पीछे हटने पर मजबूर करने का दावा किया। इसीलिए ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटे शी जिनपिंग इस मामले में भी पिछड़ना नहीं चाहते, और चीन ने अपने नए शक्तिशाली स्कॉर्पियन D ड्रोन की पहली उड़ान का एक वीडियो जारी किया। 4 इंजन वाला ये ड्रोन किसी कार्गो प्लेन से कम नहीं है। मतलब ये दुश्मन पर बम बरसाने के साथ ही जंग के वक्त हथियार और दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करने के भी काम आएगा। इस बीच रूस की सेना ने मेलिटोपोल और नीप्रो समेत कई शहरों पर रॉकेट से ताबड़तोड़ प्रहार कर वहां तबाही मचा दी। ये हमला पुतिन की एक बैठक के बाद किया गया। दावा है कि उस बैठक में पुतिन ने सेना को यूक्रेन पर जोरदार हमला करने की खुली छूट दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने रॉकेट की बारिश कर यूक्रेन के कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। रूस की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन के सैनिक यूक्रेन की सेना पर कहर ढाते दिखे। इस दौरान वहां एक के बाद एक कई धमाके होते नजर आए। रूस ने यह हमला BM-27 उरागन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से किया, जो चंद सेकंड में कई रॉकेट दागने की ताकत रखता है। इसी वजह से जैसे ही इससे हमला शुरू हुआ, दुश्मन पर मानो रॉकेट की बरसात होने लगी।
लॉन्चर से निकलते ही आग उगलते रॉकेट ने ठिकानों को पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। धमाके के साथ वहां आग के बड़े बड़े गोले उठते नजर आए। हालांकि पुतिन की फौज ने यह हमला यूक्रेन के किस इलाके में किया इसकी जानकारी नहीं मिल सकी है, लेकिन रूस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि इस हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत हो गई, जबकि उसके हथियारों के कई गोदाम जलकर राख हो गए। रूस का दावा है कि इस हमले में यूक्रेन की सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी बर्बाद हो गईं। बताया जा रहा है कि रूसी सेना का हमला इतना जोरदार था कि ज़ेलेंस्की के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। वीडियो में आग उगलते रॉकेट हर चीज को जलाकर राख करते दिखाई दिए। रूस के इस ताकतवर हथियार से किए गए हमले की वजह से पूरा इलाका दहल गया। जिस जगह पर भी रॉकेट गिरे वहां सब कुछ मिट्टी में मिल गया। और रूस का दावा है कि इन हमलों में यूक्रेन के 100 से ज्यादा ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। रूसी सेना ने कुछ इसी तरह का हमला मेलिटोपोल शहर पर भी किया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें शहर की एक सड़क पर लोगों को थर्रा देने वाला धमाका होता दिखा। बताया गया कि रूस की सेना ने शहर के टेलीविजन सेंटर को ध्वस्त करने के लिए आसमान से बम गिराए थे, लेकिन धमाका वहां से थोड़ी दूरी पर हुआ। टेलीविजन सेंटर को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धमाके की चपेट में वहां से गुजर रही एक कार आ गई। जो वीडियो सामने आया उसमें कार के ठीक पीछे ब्लास्ट होता नजर आया। धमाका होते ही वहां आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी हुई। हमला इतना ताकतवर था कि उसकी चपेट में आकर कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह गायब हो गया। हालांकि इसके बाद भी कार वहां से निकल गई। रूस की सेना ने इसी तरह निप्रो शहर पर भी मिसाइल से अटैक किया। जो वीडियो सामने आया उसमें शहर के एक इलाके में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। बताया गया कि रूस के इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। रूस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें उसके नए सैनिक युद्ध में उतरने से पहले जोरदार अभ्यास करते दिखाई दिए। कुछ रोज पहले ही पुतिन ने यूक्रेन भेजने के लिए 3 लाख सैनिकों की भर्ती करने का ऐलान किया था, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन के सैनिकों के पलटवार से वहां जंग लड़ रहे पुतिन के सैनिक बेहाल हो चुके हैं। कई मोर्चों से तो पुतिन की फौज को पीछे तक हटना पड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि दक्षिणी खेरसोन के कुछ इलाकों को यूक्रेन की सेना ने फिर हासिल कर लिया है। मतलब यह कि यूक्रेन में पुतिन की सेना को ज़ेलेंस्की की फौज मुंह तोड़ जवाब दे रही है, और इसी वजह से पुतिन को यह डर सताने लगा है कि उनके हाथ से कब्जा किए गए यूक्रेन के इलाके कहीं फिसल न जाएं। इसीलिए उन्होंने जंग में हार के डर से यूक्रेन में बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का फैसला कर लिया, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि पुतिन यूक्रेन पर सबसे बड़े हमले की तैयारी में है। पुतिन के इस ऐलान के बाद रूस में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती शुरू हुई। अलग अलग इलाकों में बने ट्रेनिंग कैंपों में जवानों को तैयार किया जाने लगा, ताकि वो जंग के मैदान में ज़ेलेंस्की की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े। रूस की सेना के एक ट्रेनिंग कैंप का वीडियो भी सामने आया, जिसमें जंग में उतरने से पहले नए सैनिक T-80 टैंक चलाते और उससे ताबड़तोड़ गोले दागते नजर आए, जबकि कुछ सैनिक कैंप में AK-12 राइफल चलाने और ग्रेनेड फेंकने के गुर सीखते दिखे। इसी तरह का एक दूसरा वीडियो सामने आया जिसमें जंग में उतरने से पहले पुतिन के नए सैनिक बारूदी सुरंगें लगाने और उनमें धमाका करने की ट्रेनिंग लेते दिखाई दिए, जबकि वहां मौजूद कुछ सैनिक राइफल चलाने और हाथों के बल तेजी से आगे बढ़ने का अभ्यास करते रहे। उधर युद्ध के बीच रूस ने एंटी टैंक मिसाइल दागने की ट्रेनिंग तेज कर दी। माना जा रहा है कि रूस ने जंग की इस तैयारी के जरिए पश्चिमी देशों को। तो कश्मीर मुद्दे का नासूर क्या नेहरू का कसूर, इसी को लेकर हम डिबेट कर रहे हैं। आज 27 तारीख है, 27 अक्टूबर, और उस लिहाज से भी आज की तारीख महत्वपूर्ण है। सुधांशु त्रिवेदी आपको नजर आ रहे हैं, ताजिमदार PDP से हैं, हमारे साथ सुशील पंडित हैं और माजिद हैदरी हैं। तांजिम भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं ये इस सवाल के साथ कि आज 370 नहीं तो क्या कश्मीर भारत का नहीं, जो महबूबा मुफ्ती ने कहा है? कश्मीर पहले भी भारत का था, अब भी भारत का है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों के साथ वादा किया गया था, उस वादे की खिलाफवर्जी की गई है, उस वादे को तोड़ा गया है और धोखा किया। सर ऑडियो चला गया आपका, लेकिन मैं बयान सुना देता हूं। आ गया बोलिए अमन जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा। प्लीज। सुशील पंडित जी ने बड़ी बातें की, बहुत कुछ बताया भाई, लेकिन पहले इस पे रह लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इस पे रह लेते हैं। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है, कश्मीर का भारत से विलय नाजायज। अगर विलय जायज था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन वाज राइट। सुनेंगे, एक मिनट, मेरी बात को पूरा सुनेंगे आप? मेरी बात को पूरा सुनेंगे? मेरी बात को पूरा सुनिए। महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट चला दूंगा। उन्होंने कहा है कि अगर 370 हटाने का फैसला जायज तो कश्मीर का भारत से विलय नाजायज, यानी कि 370 नहीं तो कश्मीर भारत का नहीं।
यही मतलब पहले सबसे पहले मैं वही इसी बात पे आता हूं। अगर आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ेंगे, जिन शराइत के ऊपर आपने वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा ने साइन किया है, उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को जब आप तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आप 370 को हटाते हैं, तो अपने आप में नाजायज माना जाएगा। ठीक है, तो रिश्ता नाजायज हो गया, विलय नाजायज हो गया। जिस तरह से आपने कश्मीर 370 को तोड़ा है, जी, जिस तरह से आज मैटर सब जुडिस है, मैटर सुप्रीम कोर्ट में है, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसका एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू उसको देखकर और जायज और अच्छा फैसला आएगा। लेकिन एक बात ताज़िम भाई, इसी पे एक मिनट रहिए, एक मिनट इसी पर। अभी क्योंकि 370 नहीं है, अभी 370 नहीं है, तो अभी के हिसाब से कश्मीर का भारत में विलय नाजायज है आपके हिसाब से, और कश्मीर भारत का विलय नाजायज है, तो कश्मीर भारत का नहीं आपके हिसाब से, आपकी नेता के हिसाब से। हमने ये कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। जिस तरह से आपने 370 को एब्रोगेट किया है, उस तरह आपने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया है। ठीक है, और तो हम वही चाहते हैं तो अब कश्मीर के भारत में होने पर सवालिया निशान आप लोग लगा रहे हैं कि क्योंकि 370 का हटाने का फैसला जायज है तो हमारा विलय ना जायज है। आप कंडीशन अप्लाई वाले इंडियन हो गए ना। फिर आप कह रहे हैं वी आर इंडियन बट कंडीशन अप्लाई। 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो हम भारतीय नहीं है, आप ये कह रहे हैं मेरे को। हमने ये कहा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, जब हमारा जम्मू कश्मीर का आइन लिखा गया, उसकी पहली लाइन ये लिखी गई कि सर आप सुनेंगे, मैं सुनाऊं आपको, अभिन्न अंग रहेगा। मैं आपको सुनाऊं, महबूबा मुफ्ती का एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए। आप नहीं समझ पा रही, महबूबा मुफ्ती का वो बयान सुनाइए ताजिम भाई को, जिसमें वो कह रही हैं कि अगर 370 हटाने का फैसला जायज तो भाई हमारा विलय ना जायज, कश्मीर का भारत से विलय ना जायज है। मैं सुना दूं अगर आपने नहीं सुना तो। अमन जी, मैंने वो बयान अच्छी तरह सुना है और समझा भी है, तो यानी कि उसको जिस मैंने उस बयान को सुना भी है और पूरी तरह से समझा भी है। हाँ, जिस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बेस पे आप जब महाराजा, अब आप भारतीय है ना, अभी आप भारतीय, अब 370 नहीं है तो आप भारतीय है ना, कश्मीरी भारतीय है ना। बिल्कुल भारतीय है, क्यों नहीं है भारतीय, कौन कहता है भारतीय नहीं? तो विलय ना जायज है, लेकिन विलय ना जायज है। आप जम्मू कश्मीर, आप देखिए दो चीजें आप मुझे आप बताएं सर, अगर विलय ना जायज है तो फिर कैसे विलय, ये क्या बात हुई सर? विलय ना जायज है ना आपके हिसाब से, विलय ना जायज है ना आपके हिसाब से? विलय देखिए मैटर सब जुडिस है, मैटर कोर्ट में नहीं सर, इंडियन होना सब जुडिस थोड़ी ना है। विलय नाजायज है हाँ या ना? विलय नाजायज हाँ या ना? आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के ऊपर सवालिया निशान लगाया। ठीक है, तो फिर विलय नाजायज हो गया। ठीक है, बोल रहे हैं? मैंने कहा कि आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन सवालिया निशान खड़ा कर दिया है सर। इस तरह से आपने, तो अभी आप भारतीय, अभी के हिसाब सुधांशु जी, एक मिनट आ रहा हूं सुधांशु जी, 30 सेकंड और दी। तो अभी के हिसाब से विलय नाजायज है? सिग्नल चला गया, आ रहा है अभी, आ गया। तो ताजिम भाई, तो अभी के हिसाब से विलय नाजायज है? अभी के हिसाब से मैंने आपसे पहले कहा है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है। सर बस उसी से प्रॉब्लम है कि जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के कंडीशन अप्लाई नहीं होता है सर। इंडियन होता है, भारतीय होता है सर। 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो हम भारतीय नहीं है, ऐसा नहीं होता सर। आपने गैर आईनी तरीके से हमसे छीना, गैर आईनी तरीके से छीना। हमें पावर दी थी, स्पेशल स्टेटस दिया था, वो आपने गैर आईनी तरीके से छीना। टेम्परेरी अरेंजमेंट था सर। बहरहाल चलिए, आपका पक्ष है। अब सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, फिर सुशील पंडित और माजिद भाई आ रहा हूं। ठीक सर, लड़ते रहेंगे सर, बिल्कुल लड़िए, लेकिन ये मत कहिए कि विलय हमारा नाजायज हो गया। वो डाउट हो जाता है कि 370 है तो हम भारतीय हैं, 370 नहीं है तो पुल टूट गया, हम भारतीय नहीं है, हमारा विलय नाजायज हो गया, उस पर डाउट हो जाता है। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा है, अमन चोपड़ा ने नहीं कहा। सुधांशु त्रिवेदी आप बोलिए। सुधांशु त्रिवेदी, ठीक सर, अमन जी, ठीक सर, सुधांशु त्रिवेदी। एक्चुअली में हुआ यह है कि 5 अगस्त 2019 सुधांशु त्रिवेदी, जब कश्मीर भारत का वास्तविकता में अटूट अंग बना, तब से कश्मीर में जो जलवाए जलाल के झंडा बरदार खड़े हुए थे, उनका शीशे का महल टूटकर बिखर गया। वो उनके दिल में दर्द है। और नाजिम साहब जो हैं, या तो जान के गलत बयानी कर रहे हैं या वो अनजान हैं। सुशील पंडित जी मुझसे कहीं बेहतर कश्मीर के मामलों के जानकार हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, 26 अक्टूबर 1947 को जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था, उसमें एक लाइन भी स्पेशल स्टेटस की नहीं थी। एक चीज भी इधर से उधर नहीं था
ये सारी कंडीशन एक साल बाद जोड़ी गई और धारा 35 है तो 1951 या 52 में जोड़ी गई। और इतना ही नहीं, ये भारत के संविधान का एकमात्र कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कभी संसद में पारित ही नहीं हुआ। आर्टिकल 35 है, कभी संसद में पारित नहीं हुआ। वो एनेक्सर के द्वारा, वो एनेक्सर, अरे उसमें कोई राजनीति नहीं थी, ये 48 में जोड़ी गई स्पेशल कंडीशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेशल स्टेटस नहीं था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में नहीं था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हूबहू वही था जो बाकी रियासतों के लिए था। अब पूरी अपने टर्न पे बोलिए भाई, आप बोल रहे थे शांति से, एक अपनी टर्न पर बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। वो आपके टर्न पर एक मिनट नहीं बोले, वो अच्छा लगता है, टर्न पे बोलिए, ऑडियो क्लियर रहता है और पक्ष सही से मैं ये कह रहा हूं गैर आईनी तरीके। अच्छा ठीक 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 ठीक। ओहो, अच्छा एक मिनट, क्या जानना चाह रहे हैं सुधांशु जी? एक मिनट 10 सेकंड दे दीजिए, फिर आप बीच में मत बोलिएगा। ताजिम भाई बोलिए, 10 सेकंड। अच्छा बोलिए, क्या जानना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का ये हवाला दे रहे हैं। उस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को सिर्फ 3 चीजों के ऊपर पावर दी गई थी, डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंस, करेंसी के ऊपर। उसके अलावा जब 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आया, जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया, तब हिंदुस्तान के आईन में भी उस वक्त धारा 370 का प्रोविजन रखा गया। जो प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ के रहे थे उस वक्त हंगर साहब, उन लोगों ने जाके साथ लेके रखवाया। मेरा मतलब कहने का कि उसमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में महाराजा की सुप्रीमेसी को कायम रखा गया। चल ठीक ठीक, अब आपने बोला, अब आप बीच में मत बोलिएगा। अब सुधांशु त्रिवेदी बोलेंगे, फिर सुशील पंडित, फिर माजिद भाई बोलेंगे। बिल्कुल। आप देखिए, उन्होंने खुद अपने, अब बस एक लाइन, उन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि आर्टिकल 370 1951 में लाया गया, जबकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 47 में आया था। जनाब, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन सारी रियासतों के लिए एक ही था, और जो आप बात कह रहे हैं शुरू में सब रियासतों ने ऐसे ही रखी थी और उनके महाराजाओं की सुप्रीमेसी थी। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद सबने अपने यहां प्रस्ताव पारित करके उसका कॉन्स्टिट्यूशन में विलय कराया, इसलिए उसको कश्मीर का अलग स्टेटस नहीं था। ये गैर आईनी और असंवैधानिक तरीका तो ये था कि आर्टिकल 35 जो भारत की संसद में कभी पारित नहीं हुआ, वो संविधान संशोधन हो गया। एक एनेक्सर के रूप में प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन, राष्ट्रपति की आज्ञा से संविधान संशोधन हो गया। यह था संविधान का मजाक, जिसको पूरी तरीके से समाप्त किया गया 2019 में। और एक और बात कह दूं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहते हैं, कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य था जो सेकुलर नहीं था, क्योंकि यह सेकुलर वर्ड 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। और धारा 370 की आड़ की वजह से जब तक भारत के संविधान का कोई संशोधन कश्मीर की विधानसभा अंगीकार न करे, तब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता था। और 6 साल का टर्म तो अंगीकार कर लिया, मगर प्रीएम्बल में सेकुलर वर्ड नहीं एक्सेप्ट किया। तो कश्मीर जो सेकुलर ही नहीं था, उसको सेकुलरिज्म का प्रतीक बना दिया नेहरू के झंडा बरदारों ने। वो असली में सेकुलर हुआ 2019 अगस्त में, जब वो यूनियन टेरिटरी का जम्मू कश्मीर था। यहाँ पे महरचंद महाजन प्राइम मिनिस्टर थे, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर महरचंद महाजन थे, यहाँ पे तो हमारा बस मेरा वो विषय सुशील पंडित भी समझा देंगे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में स्पेशल जो नेहरू ने बनाया वो कैसे बनाया, 370 कहाँ आया, कहानी। मेरा सवाल ये है, मुझे बस सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 370 नहीं तो हम भारतीय नहीं, 370 है तो हम भारतीय हैं। विलय पर ही सवाल उठा रहे हैं तो पाकिस्तान कहता है, वो भाषा, ये पाकिस्तान की भाषा है ताजिम भाई, कि पाकिस्तान कहता है कि 370 हटा दिया और इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया और कश्मीर भारत का नहीं है, कश्मीर हमारा है। ये पाकिस्तान कहता है, ये आपको नहीं कहना चाहिए। मैं ये पाकिस्तान कहता है कि 370 नहीं तो 370 को गलत हटाया, कश्मीर भारत का नहीं। ये आपको नहीं कहना चाहिए सर। कंडीशन अप्लाई वाला इंडियन कभी भी नहीं होता है। सुशील पंडित क्या अलाउ करते हैं? नहीं सर, सुशील पंडित, डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है सर, कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है। मैं एक्सपोज कर रहा हूं डबल स्टैंडर्ड को। अगर आप कहेंगे कि कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, ये डबल स्टैंडर्ड है। जो मैं सवाल पूछ रहा हूं वो डबल स्टैंडर्ड है। देखें, कोई भारतीय ये कहेगा कि कश्मीर का भारत में विलय नाजायज, कोई भारतीय ये कहेगा ताजिम भाई? हिंदुस्तान के आईन ने जम्मू सुशील पंडित, फिर मैं माजिद भाई आ रहा हूं, माजिद हैदरी आ रहा हूं। उन हकूक को बहाल कीजिए। चलिए ठीक है, सुशील पंडित अब आप बोलेंगे और फिर माजिद हैदरी आप बोलेंगे। पहले सुशील पंडित, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो हुकूक और आईनी अधिकार दिए गए थे वो छीन लिए गए हैं, इसलिए अब विलय अवैध हो गया है, विलय नाजायज हो गया है। सुशील पंडित। अमन जी, जो भारत की स्वतंत्रता में ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, वो एक एक्ट के माध्यम से हुआ जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट।
उसी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के प्रावधान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक टेम्पलेट की तरह आया, जो एक ऑप्शन दिया गया था भारत के प्रिंसली स्टेट्स को कि वो किस डोमिनियन को चुनेंगे, पाकिस्तान को या भारत को। वो सारा जो टेम्पलेट था, फॉर्मेट था, बिना किसी फुल स्टॉप कामा की बदली के सभी रियासतों ने ठीक हूबहू फॉलो किया। ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत आया था, तब तक भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। और उस इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, भारत की पार्लियामेंट ने पास नहीं किया था। ये एक इंटरिम मेजर था, क्योंकि अभी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया था। फिर भारत का संविधान बना। उस भारत के संविधान को बनाने में खुद शेख अब्दुल्ला और उनके 3 साथी वीर जुटे। उन्होंने 26 नवंबर 1949 को उस भारत के संविधान को हस्ताक्षर करके स्वीकार किया। उस स्वीकृत, उनके द्वारा स्वीकृत, यानी जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत संविधान में अनुच्छेद 370 एक अस्थाई टेम्पररी प्रावधान के तहत था। जो टेम्पररी प्रावधान को निरस्त हो जाना चाहिए था, वो निरस्त नहीं हुआ, बल्कि उसको और पुष्ट किया गया 35A के माध्यम से, जो 1954 में आया। और 1954 और 1950 जब भारत का संविधान आया, उसके बीच में 1952 का नेहरू शेख एग्रीमेंट, दिल्ली एग्रीमेंट आया। उस दिल्ली एग्रीमेंट के अंदर 370 से भी आगे बढ़कर प्रावधान दिए गए। कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये माना गया। कश्मीर का अपना झंडा होगा, ये माना गया। कश्मीर का अपना प्रधानमंत्री होगा, ये माना गया। कश्मीर पर सुप्रीम कोर्ट का दखल नहीं होगा, ये माना गया। और कश्मीर में घुसने के लिए शेष भारत के नागरिकों को परमिट लेना पड़ेगा, ये माना गया। ये 370 में कहीं नहीं था। और उसके बाद नागालैंड में तो आप आज भी परमिट लेके जा रहे हैं। कश्मीर को अपनी नागरिकता भी परिभाषित करने की आजादी, ऑटोनॉमी दी गई, जिसके तहत उन्होंने लाखों भारतीयों को बेदखल कर दिया। चुनाव लड़ने से, वोट देने से। वो केवल लोकसभा में वोट दे सकते थे, वो पंचायत में भी वोट नहीं दे सकते थे। बार बार ये कहा जाता है, बार बार ये नैरेटिव बना दिया गया कि 370 पुल है भारत और कश्मीर के बीच। 370 एक पुल की तरह है। 370 हटा, वो पुल हट गया। अब आप माजिद अली, लेकिन वो तो टेम्परेरी था ना, वो तो हटना ही था आज नहीं तो कल। वो तो घिसते घिसते घिस जाएगा। ये तो खुद ही कहा था, घिसते घिसते घिस जाएगा, तो घिस गया। और अब कहना है कि कश्मीर का भारत में विलय ना जाए। माजिद हैदरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया हूं। 370 का पुल गया भाड़ में। नेहरू जैकेट पहन के जो आज सुधांशु जी ने नेहरू जी की टोपी उछाली है इस मंच पे, मैं इनसे एक विनती करूंगा, सुधांशु भाई आप एक बात सुन लीजिए। या तो आप लोग भाजपा वाले नेहरू जैकेट पहनना छोड़ दीजिए, या लेडी माउंटबेटन पर लिखी गई 2 नंबरी नॉवलें पढ़ना छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर नेहरू जी चाणक्य नीति के अंडर माउंटबेटन के परिवार के नजदीक नहीं जाते तो आज भी देश आजाद नहीं हुआ होता। उनने उनको दिखाया कि हम लोग लिबरल माइंडेड हैं, मॉडर्न माइंडेड हैं, तो अंग्रेजों ने हमारे को आजाद किया। अगर वो वहां पे गौरक्षा का विषय लेकर चले जाते ना, तो आज भी हम लोग गुलाम होते फिरंगियों के। इसलिए कृपया थोड़ा आज आप जाके अपना सोचिएगा और अपने दिल में माफी मांगिएगा कि नेहरू जी मुझसे गलती हो गई। बस इतना मैं क्या बोल रहे हैं भाई? ऋषि सुनक, अरे ये क्या बोल रहे हैं? मतलब आजादी खैरात में मिली, आजादी खैरात में दी उन्होंने। क्या बोल रहे हैं आप? तो अरे नेहरू जी नहीं होते तो आजादी नहीं मिलती। अभी तो कहां से मिलती? क्या क्या बोल रहे थे? आप कह रहे हैं आजादी देते नहीं मिलती आजादी। उनकी मुझे बताइए ना कैसे मिलती? गजब है भाई, उनकी इच्छा थी कि देना था। अरे अरे क्या बोल जाते हैं माजिद साहब? और मैंने टोपी नहीं उछाली, मैंने नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी की किताब कोट की है, मैंने नेहरू का लेटर कोट किया। मैं जाना नहीं चाहता हूं पर्सनल मैटर में। पर डिस्कस की आपने 2 नंबरी नॉवल डिस्कस किया। अरे 2 नंबरी नॉवल नहीं है साहब, नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी की किताब है, नेहरू के हाथ का लिखा हुआ लेटर है। फर्जी बातें मत करिए माजिद हैदरी, हम 2 नंबरी फर्जी बातें मत करिए यहाँ बैठ के। अरे वो लिखवाई होंगी, वो मैं 2 नंबरी नॉवल, नेहरू के हाथ का लिखा हुआ लेटर है यार, बेकार की बात करते। और कंप्लीट वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू में छपा हुआ है, वॉल्यूम नंबर 2 में। कल आपको भेज दूंगा, फर्जी बातें मत करिए। मैं यहाँ नेहरू जी का चरित्र हनन चित्रण करने के लिए नहीं बैठा हूं, मगर ऐसी झूठी बातों के ऊपर आकर इस ढंग से अहंकार में मत बोलिए माजिद हैदरी।
प्रधानमंत्री का आदर कीजिए, इस देश के संविधान और प्रधानमंत्री का ऑर्डर कीजिए। अरे नेहरू जी की देन आजादी होती अगर नेहरू जी नहीं होते। उन्होंने हमको नेहरू जी के टुकड़ों पर पला है दे दी नहीं, नेहरू जी के टुकड़ों पर पला है देश, याद रखिएगा। अच्छा, नेहरू जी के टुकड़ों पर पला है देश? नेहरू जी के टुकड़ों पर पला है, नेहरू जी के टुकड़ों कैसे नहीं पड़ा है, कैसे नहीं पड़ा है? अरे भाखड़ा नंगल डैम नहीं बनाते नेहरू जी, नेहरू जी भाखड़ा नंगल डैम नहीं बनाते तो क्या होता? अरे अनाज कहाँ से आता? ये देश खाता कैसे, खाता कैसे? भाखड़ा नंगल डैम नहीं अगर बनाते नेहरू जी, विजन था उनके पास, आपके पास क्या है? केवल गौ रक्षा का विषय है, हिंदू मुसलमान का विषय है, पाकिस्तान का विषय है, आपके पास विजन कहाँ है नेहरू जी का? बताइए ना मुझे, विजन में आपने किया क्या? जो देन है इस देश को नेहरू जी की, आपने क्या किया? आपकी सरकार ने क्या किया? 82 रुपीज डॉलर पहुंचा दिया। हाँ, हमारा लद्दाख का हिस्सा चाइना को खिलवा दिया, या हमें हिंदू मुसलमान के झगड़े में फंसा दिया। और आपने क्या किया? ठीक है, हो गया। बेरोजगारी कहाँ है मुझे बताइए ना, बेरोजगारी पे बात कीजिए। अब आप बेरोजगारी और महंगाई भी आ जाएगी, उस पर सवाल का जवाब नहीं देता, महंगाई बेरोजगारी पर आ जाएंगे। चलिए अब एक काम करते हैं, आपने बोलिया मेरे ख्याल से, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे। 200 रुपए की दाल, हाँ, पता है 1200 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलता है। हाँ, माजिद हैदरी, 400 रुपए का मनमोहन जी बेचते थे। माजिद हैदरी इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, इंडियन करेंसी, इंडियन। अभी तो कह रहे थे कि कश्मीर का भारत में विलय ही नाजायज है, अभी तो कह रहे थे ना कश्मीर का भारत में विलय ही नाजायज, और अब आपको इंडियन करेंसी याद आ रही है। इंडियन करेंसी की बात कर रहे हैं ना, बड़ी चिंता हो रही है इंडियन करेंसी 82-83। अभी तो कह रहे थे विलय ही नाजायज है। मैंने किसी नाजायज, ये कन्वीनियंस पासपोर्ट भी इंडियन है, करेंसी भी इंडियन है। मैंने लफ्ज नाजायज इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं तो महबूबा, नाजायज शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। कश्मीर का भारत में विलय अवैध है। अच्छा, एक एक करके चलिए, अब एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट पहले सुधांशु त्रिवेदी नहीं सर, मैं गलत, मैं बाइट सुना दूंगा आपको, मैं बयान सुना दूंगा आपको। आप गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मैं गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो महबूबा मुफ्ती का मैं बयान सुनाऊंगा, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी के खत्म करने के बाद बीच में कोई नहीं बोलेगा, सब एक एक करके बोलेंगे, ऑडियंस सबका बंद रहेगा। ठीक है सर? सिर्फ नेहरू जी आज हैं, आज वो अपने पूर्वजों को नेहरू जी, सुधांशु त्रिवेदी एक मिनट, ठीक सर, करेंगे आज, तो इसलिए पढ़नी चाहिए किताबें पढ़नी चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी सबका ऑडियो बंद, सुधांशु त्रिवेदी पे सुशील पंडित। चलिए एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। माजिद हैदरी जी, मैं व्यक्तिगत टीका टिप्पणी अवॉइड करता हूं, और आप अकारण मेरे ऊपर इस ढंग से व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा, अन्यथा मैं व्यक्तिगत उनके चरित्र हनन, चरित्र चित्रण में नहीं पढ़ना चाहता था। चरित्र तो ऐसा लिखा हुआ है कि पढ़ के आपके होश फाकते हो जाएंगे। खैर, अब आपने कहा कि हिंदू मुसलमान में हम लड़ा रहे हैं, चलिए नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िए, उसमें वो चैप्टर जाके पढ़िएगा जिसमें हिंदू को डिफाइन किया है, और ना पता हो तो बता दूं, शायद पेज नंबर 75 के आसपास है, जाके पढ़ लेना माजिद हैदरी। उसमें उन्होंने लिखा है हिंदू शब्द 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास ज्यादा प्रयोग होने लगा, जो पूरे भारत में रहने वाले लोगों की जीवन पद्धति और विश्वास के ऊपर के लिए प्रयोग होता था। इसके अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ, सांप्रदायिक जैसे अर्थ में प्रयोग करना बिल्कुल गलत और बेमानी है। और तुम यहां बैठकर हिंदू मुसलमान बोल रहे हो। भैया, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जो हिंदू की डेफिनेशन लिखी है उससे भी किनारा, फिर कभी बैठ के कहते हो कौन फर्जी, कौन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मेरे भाई, पढ़ के आइए, तब इस ढंग की टीका टिप्पणी किया करिए, ऐसे अर्जी फर्जी ढंग से मत बोला करिए। मेरा केवल यह कहना था, हमें कोई उनकी निजी लाइफ में नहीं जाना, निजी लाइफ के बारे में सारी चीजें हम राजनीतिक विषय तक सीमित रखना चाहते हैं। नेहरू का विजन यह था कि आधा कश्मीर गया, आधा पंजाब गया, आधा बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का वह ऊंचा भाल गया। नेहरू का विजन यह था कि हम सुलह की शक्ल को संवारते रहे और जीतने के बाद बाजी हारते रहे। यह था नेहरू का विजन, जिसकी वजह से आज नेहरू का विजन यह था कि तिब्बत हमारा पड़ोसी था, चीन से हमारी सीमा ही नहीं लगती थी। वो तो नेहरू की वजह से बांडुंग कॉन्फ्रेंस में तिब्बत चीन का हो गया, जो कोई मानने को तैयार नहीं था। इसलिए माजिद हैदरी साहब, आज भी हमारी फोर्स का नाम है इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, मगर पहले चीन हमारा पड़ोसी हुआ, फिर अक्साई चीन में भी आ गया। बहुत विजन देखा है, बहुत कुछ देखा। हाँ, उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए थे, एम्स बनाया था, डैम बनवाए थे, IITs बनाए, मगर जो फेल्योर है उसको भी मानना पड़ेगा। किरण रिजिजू मेरे साथ जुड़ गए, एक मिनट, किरण रिजिजू मेरे साथ हैं, एक मिनट। केंद्रीय कानून मंत्री, ठीक है, केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू मेरे साथ हैं। किरण रिजिजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 के लिए। पहला सवाल यही जो आपने आर्टिकल लिखा है कि दो बार प्रस्ताव दिया था, दोनों बार ठुकरा दिया, लेकिन कांग्रेस कह रही कि कबायली हमले के बाद हरि सिंह विलय को तैयार हुए थे। आप कुछ और कह रहे हैं, कांग्रेस कुछ और बता रही है। सर, जो कुछ भी मैं कह रहा हूं, मैं अपने ओर से तो नहीं कह रहा हूं, और ना ही कोई इतिहास को बदल सकते हैं। इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो इतिहास है।
जो सच्चाई है, जो फैक्ट है, उसको देश के सामने में रखा। आज के दिन बहुत अहम दिन इसलिए है, और आज ही के दिन भारतीय सेना श्रीनगर पे एंट्री किया और पाकिस्तानी जो फोर्सेस थे उनको भगाया। जब आज का ये महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, मना रहे हैं, तो सच्चाई बात को रखना चाहिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जब देश के सामने ये बताया जाता है कि कश्मीर के जो महाराजा ने समय पे ज्वाइन नहीं किया, वो जो पाकिस्तान ने अटैक किया तभी वो डर के मारे इंडिया में ज्वाइन किया, इस तरह का जो नैरेटिव्स क्रिएट किया गया था वो गलत है। इसलिए सच्चाई ये है कि भारत का आज़ादी प्राप्त करने से पहले, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले ही महाराजा हरि सिंह भारत के साथ विलय करने का प्रस्ताव लेकर के आ चुके थे, जिसको नेहरू जी ने नहीं माना। और नहीं मानने का उन्होंने कारण ये दिया कि वो स्पेशल केस है और अभी हम लोग नहीं कर सकते हैं और वहाँ कश्मीर के और लोगों से पूछना पड़ेगा, इस तरह बहानाबाजी करके विलय नहीं होने दिया। और दूसरी बात, जब पाकिस्तानी फ़ौजों ने अटैक किया जब कश्मीर के ऊपर में, तो आधा कश्मीर कब्जा कर लिया, और जब श्रीनगर पहुंचने वाले थे तो हमारे फोर्सेस ने बचाया, और बाद में मजबूर से उसको एक्सेशन करना पड़ा। मजबूर से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग उसको ऑफिशियली डिक्लेयर करना पड़ा, जो एक्सेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट उसको साइन करना पड़ा। तो उसमें भी इसको टेम्पररी बना दिया, इसको प्रोविजनल माध्यम से इस सारा चीज़ किया है, परमानेंसी का स्टेटस दिया नहीं है। तो फिर बाद में इसको यूनाइटेड नेशन ले गई। अपना घर का मामला है, अपना देश का अभिन्न हिस्सा को बिना मतलब से यूनाइटेड नेशन ले गए और उसको संयुक्त राष्ट्र के सामने में एक अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा बना दिया बिना मतलब से। तो मतलब अगर वो प्रस्ताव को ठुकराया नहीं गया होता, स्वीकार कर लिया गया होता, तो ना कबायली अटैक होता, ना पीओके होता, ना विवाद होता, ना कश्मीर होता। तो क्या मतलब, तो फिर किसकी गलती से बना पीओके? आपके हिसाब से किसकी गलती से बना है पीओके? फिर किसकी गलती? कांग्रेस को या इसमें नेहरू को जिम्मेदारी मैं कहाँ ठहरा रहा हूँ? ये तो इतिहास के पन्नों में आप देख लीजिए ना। आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट्स या पार्लियामेंट में नेहरू जी ने खुद जो बोले हैं उसको उठाइए ना। मैं कहाँ किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो सीधा सीधा बता रहा हूँ कि नेहरू ने क्या गलती किया है। ये ब्लेम का बात ही नहीं है, ये एक्यूजेशन नहीं है ना, ये हकीकत है ना कि नेहरू जी ने खुद ही मना किया है। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये तो वही तो मैं कह रहा हूं। अगर 1947 जुलाई के महीने में ही बाकी देश के जितने प्रिंसली जो स्टेट्स थे, जैसे भारत के साथ विलय हुआ, उसी साथ साथ में कश्मीर का पहले ही विलय हो जाते, तो ये पाकिस्तान अटैक भी नहीं करते, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं रहते, इतने लाखों लोगों का जो ट्रेजेडी आज हम देखे हैं वो नहीं होते, कितने जाने चले गए वो नहीं जाते। देश का जो पूरा हमारे तंत्र जो लगे हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो समस्याएं खड़ी कर दिए हैं, उसको बचाने में, आतंकवादियों से लड़ने में कितने शहीद हुए हैं, जाने चले गए, इनोसेंट लोगों को, कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। तो ये सारा चीज़ नहीं होते ना। तो ये चीज़ को, इसलिए इतिहास को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इतिहास को जानना चाहिए। यही तो मैंने कोट किया भी है कि अंबेडकर साहब ने भी यही कहा, बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि जो इतिहास को भूल जाते हैं वो इतिहास नहीं बना सकते हैं। इसलिए इतिहास को हम भूल नहीं सकते। तो सर क्यों बनाया? इतिहास में जो भूल किया है उसको सुधारना चाहिए। इसलिए नेहरू जी ने जो भूल किए हैं, मोदी जी ने उसको सुधारा है। तो ये हकीकत है। ये किरण रिजिजू, मैं लॉ मिनिस्टर हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, एक आम जनता, एक आम भारतीय नागरिक, सबको ये जानने का अधिकार है। यही मैंने देश तो सर मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि कश्मीर को स्पेशल केस नेहरू ने बनाया, क्यों बनाया? क्योंकि उसी स्पेशल केस की आड़ में महबूबा मुफ्ती भी कहती हैं कि आज मतलब भारत और कश्मीर का विलय ही नाजायज हो गया क्योंकि वो स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया 370। तो स्पेशल केस क्यों बनाया? और महबूबा मुफ्ती को लिख, जैसे बाकी
राज्यों ने पूरे भारत के साथ विलय होने का निर्णय किया और जैसे विलय हो गई कोई इशू नहीं रहा, तो वैसे कश्मीर को विलय करना था, लेकिन नेहरू जी ने उसको स्पेशल मामला बताया और जम्मू कश्मीर उनके लिए स्पेशल किया है। वो तो आप सब भी सोच सकते हैं, बाकी जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं सब जानते हैं कि नेहरू जी ने किस तरीके से कश्मीर को स्पेशल के नाम से देश से अलग उसको रखने का या उसको अलग से ट्रीटमेंट देने का जो काम किया है, उसके वजह से तो आज जो समस्या पैदा हुई है, को लेकर भी अगर आप, तो ये कोई भूलने वाला चीज नहीं है। लेकिन महबूबा मुफ्ती, हम ये कहना चाहते हैं कि जो भूल किया है उसको सुधार दिया है मोदी जी ने और सुधार के अब सही रास्ते में हम जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका किरण रिजिजू, केंद्रीय कानून मंत्री, आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 बात के एक बार।